हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास बच्चों। स्टूडेंट्स हमारे पास अब लगभग हमारे पास 3 मंथ्स हैं जिन मंथ्स में हम अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमने रिवीजन में इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट या यूं कहिए कि एक नई यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो यूनिट है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस यूनिट के साथ आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, हमारी रिवीजन की। और उस रिवीजन में हम प्रॉपर कंप्लीट आपको रिवीजन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे हम सिलेक्टेड आर्टिकल्स के साथ डील करने वाले हैं। तो बच्चों आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित रहिए कि हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो जो बच्चा अब तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो भी अगर मेरे साथ स्टार्ट होता है तो हम बहुत अच्छा कवर करेंगे। तो भी हम बहुत अच्छा कवर करेंगे जिस बच्चे ने अब तक स्टार्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, अब बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। हो सकता है कि आपका फिजिक्स का पेपर वैसे ही टफ बने जैसा कि लास्ट ईयर्स में आता गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे मेरे साथ आज बैठे हैं, प्लीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से दिल लगा के अपने सिलेबस को कवर करें, उसकी रिवीजन करें एक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी बात के साथ मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा लेक्चर है आज का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो लास्ट टाइम, इससे पहले हमने जितनी भी बातें करी हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट में करी हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो बातें करी। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ चार्जेस एट रेस्ट से डील कर रहा हूँ, ऐसे चार्जेस से डील कर रहा हूँ जो सारे के सारे रेस्ट में है। ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में हैं, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मेरे सामने आती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आता है, फील्ड निकल के आता है, फील्ड लाइंस बनती हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आता है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट तब मेरे सामने आए जब मैंने चार्जेस एट रेस्ट से डील किया। जब मैं चार्जेस कौन सी? मोशन में लेके आया तब मेरे सामने बुला कॉन्सेप्ट लाया आया करंट जुगाली में। इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, यार, ठीक है ना। मैं हमारे करंट तो क्लास ला इलेक्ट्रिसिटी देंगे। का कॉन्सेप्ट मेरे सामने तब आया जब मैंने चार्जेस को मूव करवाया। आज मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे को? आज मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मूविंग चार्ज है उनका मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है या उनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी एग्जिस्ट करता है। उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हमें स्टडी करनी है बच्चा पार्टी। जो बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को, प्लीज उसे एक रिवीजन के तौर पे लें और एक अच्छी चीज के तौर पे लें कि आपको बार बार वही चीजें सुनने को मिल रही हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे प्रिपेयर हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस आर्टिकल की स्टार्टिंग होती है ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के साथ। ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया, इस बात के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखिए ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन करंट या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैं एक सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया, जनरली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रोड ली, जो करंट कैरिंग रोड आप उसको मान सकते हैं। कहते हैं कि आपने एक करंट कैरिंग रोड ली, इस तरह की एक रोड ली जिसमें से करंट का फ्लो मैंने आपको दिखाया है, साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसके नजदीक आपने रखा एक कंपास। कंपास, ये आपने इस तरह का एक कंपास रखा इसके पास। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा ऐसा एक कंपास लिया आपने, ये रखा इसके नजदीक। ठीक है, अब देखिए, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। ये करंट का फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस
नीडल में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुई। इस नीडल में क्या हुई? डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुई। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। आप ये है आपके सामने, ये देखिए ये है आपके सामने एक मैग्नेटिक नीडल, और उस नीडल में क्या हुई? डिफ्लेक्शन हुई। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा बात बनती नहीं है, थोड़ी सी जचती नहीं है। तो यानी कि उसका मतलब था कि अगर मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, देन देयर शुड बी सम मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। यानी कि ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने स्पेशली क्या काम किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस बात को प्रूव करने की कोशिश करी अपने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इस बात पे उसने जोर दिया। देखो भाई कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये इसके कंपास के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता। अब अफेक्ट कर रहा है तो 100% श्योर है भाई कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन curl of finger will represent the direction of magnetic field around the conductor। magnetic field around the conductor, मान लीजिए आपने ये कंडक्टर है जिसमें फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड थंब को इस डायरेक्शन में रखिए। तो थंब को जैसे ही आप इस डायरेक्शन में रखते हैं तो कर्ल ऑफ फिंगर कहां बनता है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड की बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बनेगी, ठीक है ना भाई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंड। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है इफ थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, देन कर्ल ऑफ फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट यूज किया है, दैट कॉन्सेप्ट इज राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, थंब रूल, ठीक है, जिसमें थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में, और कर्ल ऑफ फिंगर किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा? कर्ल ऑफ फिंगर किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, ठीक है। अगर मैं फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में करवा दूं, मान लीजिए मैंने फ्लो इस डायरेक्शन में करा दिया करंट का, तो फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिवर्स्ड, दैट विल बिकम क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा फिर? उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। पहले क्या थी उसकी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, अब ये डायरेक्शन बनेगी उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन बन जाएगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया? रिवर्स हो गया। अब आपको कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप किसी भी पॉइंट पे जाके टेंजेंट ड्रॉप कर दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप किया, दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट that point. This is very simple concept of right hand thumb rule. देखो बच्चा, ऑरेस्टेड ने ये कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूसेस मैग्नेटिक, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप वेरिएशन लेके आते हो, उस सिचुएशन में ही केवल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है? लोगों ने कहा कि चल अब ऑरेस्टेड तू ये बता कि मान ले तेरे पास ये एक कंडक्टर है,
और इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। मान लो कि तुम्हारे पास ये कंडक्टर है और इसमें इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है एंड दैट करंट इज आई। तो कहता है कि इस कंडक्टर से 20 सेंटीमीटर दूर, मान ले कि इस कंडक्टर से 20 सेंटीमीटर दूर चल के तू हमें ये बता कि 20 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये बता। तो ओरेस्टेड ने कहा कि नहीं जी, मेरे पास कोई थ्योरेटिकल फॉर्मूला तो नहीं है जिसकी हेल्प से मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे बता पाऊं। तो लोगों ने कहा भाई थ्योरेटिकल फॉर्मूला तो बना कुछ। तो उस फॉर्मूला को बनाने के लिए आगे आए कौन? दो लोग जिनका नाम है बायोट और सेवर्ट। बायो सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, सेवर्ट्स लॉ। देखो बच्चों, इस लॉ की स्टेटमेंट ही आपको याद रखनी है। बहुत ज्यादा बातें आपको यहां से प्रिपेयर नहीं करने की जरूरत है। आप इसकी स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। आप इसकी स्टेटमेंट को कैसे याद करेंगे? मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक्स वाई है। मैं कोई पर्टिकुलर कोई शेप, साइज या कुछ भी कोई चीज पर्टिकुलर नहीं ले रहा है इसमें, ठीक है, इसके फिक्स डायमेंशन नहीं ले रहा। जैसे कि मान लो मैं सर्कुलर ले लूं या रेक्टेंगुलर ले लूं या ऐसा कुछ भी नहीं ले रहा बच्चा लोग, ठीक है। और इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज आई इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एक्स वाई। मान लीजिए आई करंट का फ्लो हो रहा है एक्स वाई से, और बायोट और सेवर्ट ने हमें क्या लो प्रोवाइड किया? उन्होंने इसमें से एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट बाहर निकाला। मान लीजिए यहां से हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, जिसकी लेंथ है कितनी? जिसकी लेंथ है डीएल के इक्वल। इस डीएल से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसी पॉइंट पी पे, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे लाई करता है डीएल से, और इसके साथ डीएल और आर के बीच एंगल जो है वो थीटा है। थीटा यानी कि यहाँ पे एंगल है बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, ठीक है, डीएल और आर के बीच का एंगल हमने माना क्या? थीटा माना है। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब देखो बच्चों, इसकी डायरेक्शन पी पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पी पॉइंट पे देखो, आप उंगलियां कहां जा रही हैं? अंदर की तरफ जा रही है ना। देखो आप थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखो, राइट हैंड थंब को, ठीक है, राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखोगे आप, तो कर्ल ऑफ फिंगर कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? पहली बात अंदर की तरफ। अंदर की तरफ को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे? क्रॉस से। अब स्मॉल आपने लेंथ एलिमेंट लिया है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ये एलिमेंट बन गया आपका आइडियल। अब आइडियल एलिमेंट के कारण, डीएल एलिमेंट के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी यहां पे इंड्यूस होगा। और बायोट और सेवर्ट ने कहा कि उस डीबी की वैल्यू कितनी होगी? उस डीबी की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर की पावर 2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यानी कि बायोट और सेवर्ट ने हमें एक बात बता दी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा किसी पॉइंट पी पे एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम डीएल, दैट शुड हैव द वैल्यू ऑफ, वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे साइन टर्म क्यों ली, साइन थीटा क्यों लिया? क्यों? क्योंकि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अब थीटा जीरो होने का क्या मतलब है कि आप इस कंडक्टर के ऊपर आ गए। अगर थीटा जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसके चारों ओर होगा, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ sin थीटा नॉट cos थीटा। अगर हाँ यहाँ पे cos थीटा ले लेते आप वैल्यू, और आप कहते कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री ले लेते तो फिर डीबी की वैल्यू आपके पास क्या बनती? मैक्सिमम बनती। यानी कि कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं निकाल सकते। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द वैल्यू एज साइन ऑफ थीटा।
ठीक है, हमने इसलिए साइन ऑफ थीटा लिया। अब इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैं यहां पे कहता हूं कि ये मैग्नेटिक कांस्टेंट है बच्चा। ये आपका क्या है बेटा? ये है बच्चा लोग मैग्नेटिक कांस्टेंट। मैग्नेटिक कांस्टेंट। अब मैग्नेटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की मैं वैल्यू देखूं वहां से, तो मेरे पास आती है जी क्या? dp इंटू आर स्क्र डिवाइड बाय आइडियल साइन थीटा। साइन थीटा को तो काउंट ही मत करो यूनिट लिखते टाइम। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है जी टेस्ला। ठीक है, आर डिस्टेंस है जी, डिस्टेंस की होती है मीटर स्क्वायर। आई करंट है जी एम्पियर। डीएल होता है जी लेंथ, लेंथ की मीटर, तो मीटर से मीटर गया। ये आपके पास बना टेस्ला मीटर और पर एम्पियर, ये उसकी यूनिट है जी। इसकी वैल्यू होती है जी कितनी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है जी बच्चा लोग, आप याद रखना है इसकी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -7। यूनिट आपने अभी भी लिखी है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, इसमें आप ये भी याद रखना कि म्यू नोड जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, परमिएबल कितना है? ठीक है ना भाई। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पेसिमेन आपने लिया, उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल सकती हैं। ठीक है, दैट्स द परमिएबिलिटी। और आपने इलेक्ट्रिक के लिए परमिटिविटी यूज किया था। ठीक, कोई भी मीडियम कितना परमिट करता है, दैट्स द परमिटिविटी। परमिएबिलिटी का मतलब है परमिएबल ही कितना है वो, उसकी बेचारे की खुद की औकात ही कितनी है, दैट्स द परमिएबिलिटी। मैं आपको बता दूं कि परमिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा है। तो अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, मैंने बायोट सेवर्ट्स लॉ में dB is equal to mu naught upon 4 pi आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर का कॉन्सेप्ट किया है। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप एक्सटेंडेड फॉर्म में करते हैं, थोड़ा सा एक अच्छी फॉर्म में करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, हाँ जी, इरेज कर दूं मैं इसको? इरेज कर रहा हूं बेटा इसको। देखो, मेरा जो कॉन्सेप्ट जो मैं लेके चला हूं वो कॉन्सेप्ट है मेरे पास बायोट और सेवर्ट का लॉ। ठीक है, बायोट सेवर्ट्स लॉ। देखो बच्चा, मैंने क्या किया, मेरे पास ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है इसकी। एक्स वाई मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, इसमें से मैंने एक लेंथ एलिमेंट बाहर निकाला है डीएल। ठीक है, जिसकी स्मॉल लेंथ है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है करंट इस कंडक्टर में। और यहां से मैंने आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है मैंने, किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। और डीएल और आर के बीच जो एंगल है वो हमने माना है थीटा। और पी पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की, और दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी व्हिच हैव द वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर की पावर 2 आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू हमें बायोट और सेवर्ट ने प्रोवाइड कराई है। देखो ये वैल्यू जो है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये बायोट सेवर्ट्स लॉ से हमें ये वैल्यू मिली है किसकी? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, दैट लेंथ एलिमेंट इज d। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि म्यू नोट है ना आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। और एप्सिलॉन नोट है ना बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको मैंने बताया था स्पेशली कि म्यू नोट मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ा है। ठीक है, और एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा है। और आपको ये भी पता होगा
कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक आपस में मिलती हैं तब बनती है ईएम वेव। और ईएम वेव की जो स्पीड होती है, ईएम वेव की जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो यानी कि ईएम वेव जब मिलती बनती हैं तो इन दोनों से मिलकर बनती है। तो दोनों से मिलकर बनती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट फॉर्मूला वी हैव टू स्टडी इन द चैप्टर ईएम वेव। दैट फॉर्मूला इज एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। इनकी वैल्यूज आप रखना और आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आएगी। आप चेक कर लेना चाहे ये वैल्यू c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल ही आएगी। 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल ही आएगी। यानी कि ये आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। कहां से? इस फॉर्मूला से। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चा लोग, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो कैसे हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए देखिए जी अपनी एक चीज मुझे यहाँ पे बड़ी खटकती है कि जब मैं ये थीटा देखता हूं तो मेरे को पता है कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल एंड आर। तो देखो बच्चा, सिंपली जब आपको अगर वेक्टर बनाने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे कि आप इसे r से मल्टीप्लाई कर देंगे। r से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऊपर r नहीं था ना, साइन थीटा है तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड किया आपने, तो db इज इक्वल टू बन गया आपके पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और आई डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा और डिवाइड बाय क्या? आर स्क्वायर इंटू आर, दिस इज आर की क्यूब। अब आपको पता है कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब मेरे को दिख रहा है डीएल आर साइन थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ये तो आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, आई डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? आर वेक्टर के साथ, और डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूं बेटा इसको? आर की क्यूब। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देन आंसर इज यस। ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट होगा? आप मुझे ये बताइए कि क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास जैसे कि डीएल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आई है आर के साथ, तो इनका जो रिजल्ट होगा ना दोनों का, वो इन दोनों के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात को आप दोबारा से ध्यान से सुनिए कि मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ डीबी विल बी perpendicular to plane containing DL and R, DL and R। ठीक है, प्लेन कंटेनिंग DL and R। DL और R जिस प्लेन में लाई करते हैं उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी? DB की। एंड गिवन बाय स्क्रू रूल, गिवन बाय स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। अब देखो बच्चा, स्क्रू रूल से कैसे कि डीएल की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है? वही डीएल की डायरेक्शन आप हमेशा बना के चलोगे, वही आप करंट की डायरेक्शन हमेशा बना के चलोगे। हमेशा कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो यानी कि डीएल की डायरेक्शन क्या बननी चाहिए? यहाँ पे ऐसी ऐसी डायरेक्शन बननी चाहिए जो मैं एरो से यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो डीएल की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रखिए, जैसे कि आप फिंगर्स को रखिए डीएल की डायरेक्शन। उसके बाद आर की तरफ रोटेट कराने के लिए देखिए आप कैसे रोटेट करना पड़ेगा हाथ को। तो आर की तरफ रोटेट कराएंगे तो थंब नीचे की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है। आप देखो ध्यान से, जो उंगलियां है ना, पूरा कर्ल, पूरा हाथ की चारों उंगलियां, वो आप डीएल की डायरेक्शन में रखो। अब आपको मोड़ना है आर की तरफ, हाथ को मोड़ना है आर की तरफ, तो थंब कहाँ है? नीचे की तरफ है ना। देखो बच्चों, मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनो। चारों उंगलियों को, राइट हैंड की चारों उंगलियां आप करंट की डायरेक्शन में रखो आपकी स्क्रीन पे।
रख दिया। अब आर की तरफ उसको रोटेट करो। अब आर की तरफ जब रोटेट कर रहे हो तो थंब कहां पे है? नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। ठीक है, अंदर की तरफ है। किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। So this is the rule with the help of which we can represent the direction of magnetic field. ठीक है ना बच्चा? तो ये था आपके पास बायोट सेवर्ट का लॉ, जो हमें बताता था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। अब देखो बच्चा, इसी का कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूं और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में बनाता हूं। क्या बनाता हूं कि बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प लेके मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड में निकालूंगा ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करूंगा? चलो अभी देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, कैसे मुझे इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है। देखिए भाई, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, वो मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल के लिए है जी। ये है मेरी एक सर्कुलर कॉइल। ठीक है जी। और सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, मान लीजिए कि यहां हमने इसके कनेक्शन कर दिए, यहां और यहां। तो यहां से हमने करंट का फ्लो करवाया है। ठीक है, किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ है उसका, वो डायरेक्शन भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ऐसे एंट्री कराई और ऐसे यहां से एग्जिट करवा दिया। ठीक है, इसका रेडियस हमने माना है जी आर के इक्वल। आर रेडियस है, इसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो हमें निकालना है उसकी स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूं। मेरे को कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को कैलकुलेट करना है जी मैग्नेटिक फील्ड एट द center of a circular coil, center of a circular coil carrying current, using Biot-Savart's law, देखो बच्चा, कैसे काम करना है मुझे, किस तरह से मुझे रिजल्ट निकालना है, चलो उस पर बात करते हैं। देखो बच्चा, अगर मैं कहूंगी यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, तो आप कहोगे कि सर बायोट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट लिखो पहले। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर की पावर 2 आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा? तो अब इसमें से एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम निकाल लेते हैं बाहर। मान लीजिए कि मैंने ये एक लेंथ एलिमेंट बाहर निकाल लिया। ठीक है, मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट यहां से बाहर निकाला। ठीक है, ये देखिए, ये है मेरे पास डीएल, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक डीएल बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे, या आप यूं कह दीजिए कि ये सेंट्रल पॉइंट है आपका, वो सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना। तो आप बताइए कि डीएल और आर के बीच एंगल कितना है? तो आप कहेंगे कि सर पहले डीएल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैंने क्या काम किया कि डीएल के लिए नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। ये देखिए, डीएल पे नॉर्मल ड्रॉप कर दिया किसी भी पॉइंट पे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। ये देखिए बच्चा, तो आप ध्यान से देखिए, तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल है। मेरे को तो 90 डिग्री दिख रहा है डीएल और आर के बीच का एंगल। तो जैसे ही मैं साइन 90 डिग्री रखता हूं, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाती है? यहाँ पे थीटा कितना बना? 90 डिग्री। और थीटा को 90 डिग्री रखते ही मेरा जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बन जाता है dB इज इक्वल टू क्या? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल डिवाइड बाय आर की पावर 2। आइडियल डिवाइड बाय आर की पावर 2 आर स्क्वायर। आइडियल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आपको तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई और आई बाई आर स्क्वायर, और इसका ले लो आप समेशन ऑफ डीएल। समेशन ऑफ डीएल। अब टोटल लेंथ सर्कल की क्या होती है? सरकमफ्रांस के इक्वल। और सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल कितनी होती है?
2 पाई आर के इक्वल। सही है कि नहीं है? तो यानी कि b इज इक्वल टू क्या बना, b इज इक्वल टू बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। तो आर से एक आर गया, 2 पाई 2 2 जा, ठीक है जी। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 2r। देखो बच्चा इस पे ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एक या दो नंबर में ही आते हैं, वैसे बहुत बड़े हैवी न्यूमेरिकल्स तो नहीं बनते इस पे, लेकिन हाँ इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज इक्वल टू दिस, है ना। या आपको ये दे सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल is 2.5 into 10 raised to power minus 9 टेस्ला। इतना आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल इफ करंट a current of if current 20 एम्पियर is flowing through it। 20 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है भाई, तो रेडियस बताओ। तो कैसे बताओगे आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2.5 into 10 raised to power minus 9 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट into आई की वैल्यू दे दीजिए 20, आर बेटा आपको निकालना है तो 2r। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, आर की वैल्यू बन गई बच्चा लोग म्यू नॉट इंटू 20 डिवाइड बाय 2 इंटू ये वैल्यू नीचे चली जाएगी 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9। ठीक है, अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 और इंटू 20 और इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस 9 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 25 टू जा 50 तो ये हो जाएगा 5 और 5 4 जा 20। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी बनी बताओ 4 4 जा 16 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, है ना। तो 16 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 10 रेज़ टू पावर 2, तो यानी कि 314 इंटू 16 ये आपके पास क्या आ जाएगा मीटर, ये इतना रेडियस आ जाएगा, बहुत ज्यादा रेडियस आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने एक सिंपल सा हमने न्यूमेरिकल बनाया, जो न्यूमेरिकल बेस था हमारे कॉन्सेप्ट पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ का हमने यूज किया था, बायोट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट का हमने डायरेक्ट हेल्प लिया था, और वो स्टेटमेंट थी dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta divided by r square। अब देखो ये तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जाके बात करी है आपने, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जाके आपने बात करी है बच्चा। अगर आप सेंटर पे नहीं जाते और आप कहते कि हम सेंटर पे बात नहीं कर रहे, हम उसकी एक्सिस पे बात कर रहे हैं, तो कहानी कुछ और होती है। वो कहानी क्या होती, चलो उस कहानी पे बात करते हैं कि वो कहानी कैसी होती है हमारे सामने। ठीक है, चलो उस पे चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ये हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, देखो बच्चा कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए जी, मेरा आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मेरे पास कॉन्सेप्ट है जी मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a circular coil carrying current। उसकी एक्सिस पे मुझे वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू मुझे कैसे फाइंड करनी है, चलो उस पर बात करेंगे अभी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चा, ये जो आर्टिकल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस पे या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या फिर इसकी डेरिवेशन आ जाएगी।
ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये मान लीजिए आप सर्कुलर कॉइल है आपके सामने, डायग्राम में मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं ए के बराबर। ये मान लिया हमने रेडियस ए के बराबर। और एक्सिस का क्या मतलब है, जो इसके सेंटर से लाइन पास करती है। इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे, मान लीजिए यहां आगे मैं जहां स्टॉप किया मैंने, वहां किसी पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इसका सेंटर हम मान लेते हैं ओ, लेट अस कंसीडर ओ बी द सेंटर, ठीक है। और इसका रेडियस हमने माना है स्मॉल ए के बराबर, और ओ से लेकर पी तक एक्स डिस्टेंस हमने माना है। एक्स डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट कैरी करता है बच्चा, मान लीजिए कि ये करंट कैरी करता है, और करंट की जो डायरेक्शन है मैंने ये लिख दी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे डायरेक्शन मैंने ले ली, ठीक है। ये डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई। ये देखो इस डायरेक्शन, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब देखो जी, अब हमने क्या किया कि हमने अब तक, मैं जानता हूं केवल एक कॉन्सेप्ट को, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले को, और उसका नाम है बायोट-सावर्ट्स लॉ। और वो लॉ मुझे कहता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये तो मैग्नेटिक कांस्टेंट है, इसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। और आई डी एल साइन थीटा और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये लो मेरे को ये बात बताता है कि आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसमें से करंट का फ्लो कर रहा है आई बी द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर या दिस सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमने मान लिया किसके बराबर है, आई के बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बायोट-सावर्ट्स लॉ की बात मानूं तो मुझे एक डीएल एलिमेंट मानना पड़ेगा, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो इसमें से मैं एक डीएल लेंथ एलिमेंट चूज कर लेता हूं। वो एलिमेंट मैंने चूज कर लिया किस तरह का, ये इस तरह का, ये इस तरह का, ये है मेरे पास एक डीएल, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ये देखिए जी, ये है मेरे पास एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ये है मेरे पास डीएल स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है ना। ये डीएल है मेरा स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अब डीएल में से भी करंट फ्लो कर रहा है, आपको दिख रहा है आई वही अमाउंट फ्लो कर रही है। अब डीएल से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मान लीजिए कि ये आपका हो गया आर डिस्टेंस, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसी पॉइंट पी पे। मान लीजिए कि ये आपके पास पॉइंट है कोई पी पॉइंट जो आर डिस्टेंस पे लाई करता है। अगर मैं इस डायग्राम में ध्यान से देखूं तो आर की वैल्यू क्या बनती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यही है ना। अब जो डीबी की डायरेक्शन होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, डीएल और आर के परपेंडिकुलर होती है। तो डीएल और आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए कि वो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ इन दोनों का परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया, ऐसे, जो आर का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनना चाहिए भाई, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी, ये भाई आपके पास है डीबी की डायरेक्शन, डीबी की डायरेक्शन। अब देखो बच्चा, डीबी तो आपके पास है, अब थीटा किस किस के बीच का है, डीएल और आर के बीच का है। अगर मैं डीएल का नॉर्मल ड्रॉप करूं, डीएल का मैं नॉर्मल ड्रॉप करूं, डीएल का मैं नॉर्मल ड्रॉप करूं, तो वही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा डीएल की। अगर डीएल बहुत छोटा है, इसका नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूं, तो इसके नॉर्मल और आर के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इफ, यहां पे लिख दो, इफ डीएल इज small enough, is small enough, then theta will be 90 degree, nearly equal to 90 degree। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई, डीबी की वैल्यू आ गई जी आपकी म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आई डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डीबी की वैल्यू ये है जी। अब आप ये एंगल मान लो कितना, मान लिया मैंने ये एंगल है इसका फाई। अगर ये एंगल है इसका फाई तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, देखिए
मान लीजिए कि ये मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया पी का, है ना, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखना बच्चों। तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरी, ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। ये बाकी कितना बचना चाहिए, ये इतना 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 90 माइनस 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब आपने मेरे को क्या कहा कि सर जी डीएल डीबी और आर के बीच भी एंगल कितना है 90 डिग्री है, मतलब डीबी और आर के बीच ये एंगल भी 90 डिग्री है, इसके बीच का एंगल भी आपका 90 डिग्री है। तो ये इतना 90 माइनस 5 है, तो बाकी कितना बचा 90 माइनस 90 माइनस 5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बाकी कितना बचेगा, ये बाकी बचेगा कितना 5 के, ये बाकी कितना बचेगा 5 के इक्वल। अब डीबी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, एक कंपोनेंट तो आपका इसके अलोंग और दूसरा है जी आपका इसी के अलोंग, ठीक है। तो जिसके पास है एंगल उसको मिलता है, आपको पता है उसको मिलता है कॉस कंपोनेंट, तो दिस इज डीबी कॉस फाई, और ये आपका बन गया डीबी साइन फाई। सही है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो जी जैसा रोल इस डीएल ने प्ले किया है वैसा ही इसका एक भाई भी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये इसका भाई है, ठीक है ना, ये इसका भाई है, ये भी डीएल के बराबर है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यहां से मान लीजिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं अभी रिप्रेजेंट नहीं किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, दैट इज डीबी डैश। इसके भी दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक ये वाला और दूसरा आपके पास ये वाला, ठीक है। ये भी एंगल आप फाइल लेंगे, वही की वही बातें आपको रिपीट करनी है। ये एंगल है आपका क्या फाइव, और अगर ये एंगल है आपका फाइव, तो ये एंगल भी आपका क्या बनेगा फाइव, डीबी डैश मान लो इसको, ये बन गया आपका डीबी डैश कोस फाइव, और ये बन गया आपके पास डीबी डैश साइन फाइव, डीबी डैश साइन फाइव। देखो बच्चा डीबी और डीबी डैश दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि सेम लेंथ है उनकी, मैग्नीट्यूड उनका दोनों का सेम है, सेम लेंथ है, सेम करंट फ्लो करता है, सेम डिस्टेंस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, तो डीबी और डीबी डैश की वैल्यूज दोनों की सेम। लेकिन आप देखो अगर इस लाइन को ध्यान से देखो डीबी डैश कोस फाइव और डीबी कोस फाइव वाली को, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं कैंसल ईच अदर, these will cancel each other, these two will cancel each other, will cancel each other, एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा कैंसिल कर देंगे, और रिजल्टेंट आपको कौन देगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड बाय डीबी कौन साइन फाइव। आप एक ही कंपोनेंट लोगे बेटा, दो दो कंपोनेंट का समेशन नहीं लोगे कभी भी, तो यानी कि डीबी ले लो चाहे डीबी डैश ले लो, तो डीबी साइन फाइव आपने लिया, डीबी की वैल्यू आपके पास है, साइन फाइव की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, रिजल्ट आ गया बस। यानी कि अब डीबी को अगर मैं यहां पे रखूं तो डीबी की वैल्यू कितनी है भाई, डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक कांस्टेंट और आई डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और साइन फाई, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसका समेशन सॉल्व करूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये बनेगा मेरे पास आई डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरा ए, हाइपो है मेरा क्या आर, ए बाय आर, ठीक है जी, ए बाय आर। अब देखो जी डीएल डीएल बाकी बचता है समीशन के लिए, और डीएल का समीशन निकाल दो और वैल्यू मेरे को बता दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या बनेगा जी, सॉल्व करते जाओ स्टेप टू स्टेप, आई बाई आर की क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर तो आर की क्यूब, आई इंटू ए, और समेशन में बची टोटल लेंथ। टोटल लेंथ सर्कल की क्या होती है, टोटल लेंथ तो सर्कमफ्रेंस की इक्वल होती है, टोटल लेंथ सर्कमफ्रेंस की इक्वल होती है, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई आर, आर रेडियस होता है, यहाँ पे रेडियस क्या है ए के बराबर है, तो 2 पाई ए आ जाएगा, आई इंटू ए, डीएल की वैल्यू आ गई 2 पाई ए, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय आर की क्यूब, 2 2 जा 4, ये बढ़ गया भाई 2 2 जा 4, और ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बना म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 आर की क्यूब। अब आर किसके बराबर है
आर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो म्यू नोट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2r की क्यूब मींस 2 into a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2. This is the final result for magnetic field on the axis of a circular coil carrying current. इस रिजल्ट पे बहुत सारी डिस्कशन होनी बाकी है बच्चा, तो वो डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं एक बार अटेंडेंस मार्क करवा लो अपनी, ठीक है? उसके बाद हम मिलेंगे कल, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे बैठे हैं आकर्षण, आकृति, दमनजीत कौर, हाँ जी दमनजीत, और गुरलीन बाजवा, इमनंदन प्रीत कौर, और उसके बाद हैं जी जानवी सहोता, जसलीन कौर, किरणदीप कौर, मनीषा, मनजोत कौर, मंजू चौधरी, मनरीत, नेहा, प्रशांत, प्रभजोत, साहिलप्रीत सिंह। साहिल के बाद हैं जी, मैं देखता हूं, साहिल के बाद साहिल के बाद हैं जी सार्थक महाजन। सार्थक के बाद कोई नहीं है जी। अगर कोई है बच्चा तो मेरे को मैसेज कर दो बच्चा, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं, ठीक है? चलो थैंक यू बच्चा लोग। हाँ जी थैंक यू बच्चा, थैंक यू। प्रशांत आपकी अटेंडेंस लग गई बेटा।